या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिर्वतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। नमस्कार। गमक श्रृंखला के अंतर्गत आज इस व्याख्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है उज्जयिनी की रंगमंच परंपरा। उज्जयिनी शताब्दियों से नहीं, सहस्राब्दियों से कला का केंद्र रही है। भगवान शिव स्वयं यहाँ अवस्थित हैं और कलागुरु श्री कृष्ण जो मथुरा से चलकर उन कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उज्जैनी आए और काशी से आकर महर्षि सांदीपनि ने उनको सभी कलाओं का ज्ञान यहाँ दिया है। महाराज विक्रमादित्य और उनके समकालीन महाकवि कालिदास से यह रंगमंच की एक सुव्यवस्थित परंपरा हमें उज्जैनी के साथ मिलती है। महाकवि कालिदास के साथ भास, भवभूति, शूद्रक तथा अन्य संस्कृत के महान कवियों ने, लेखकों ने उज्जैनी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर केंद्रित नाटकों का लेखन किया और उन नाटकों का मंचन अनवरत रूप से आज भी हमारे बीच हो रहा है। कालिदास संस्कृत अकादमी इस परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से, संवर्धित करने के उद्देश्य से निरंतर सक्रिय है। प्रतिवर्ष संस्कृत नाट्य महोत्सव, बाल नाट्य महोत्सव और संस्कृत नाट्य कार्यशाला का आयोजन अकादमी कर रही है, जिससे जो रंगमंच के संस्कार हैं उनका प्रचार प्रसार किया जा सके। आज हम उज्जैनी की रंगमंच परंपरा पर केंद्रित व्याख्यान के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। हमारे प्रमुख वक्ता के रूप में उज्जैन के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री श्रीपाद जोशी जी हैं। वे अनेक वर्षों से रंगकर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। व्याख्यान सत्र की अध्यक्षता के लिए आज हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी श्री गिरिजेश व्यास जी हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं सभी सुधी श्रोताओं का जो इस व्याख्यान सत्र में आज हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री श्रीपाद जोशी जी को कि वे पधारें और उज्जैनी की रंगमंच परंपरा पर केंद्रित अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। नमस्कार। उज्जैनी की नाट्य परंपरा के विषय में यहाँ पर चर्चा के लिए हम उपस्थित हुए हैं। उज्जैनी की नाट्य परंपरा उतनी ही प्राचीन है, उतनी ही पुरानी है जितना कि इस उज्जैनी का इतिहास है। अवंतिका का उल्लेख अन्य पौराणिक ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैताम मोक्षदायका। अर्थात इस सृष्टि के रचना के बाद इन 7 नगरियों को यह पुण्य भूमि कहा गया। उसी पुण्य भूमि के उज्जैनी के अंदर यहाँ की नाट्य परंपरा का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना इस सारी सृष्टि का इतिहास है। इस संस्कृति के अंदर अध्यात्म और भौतिकता का एक अभूतपूर्व समन्वय हमें दिखाई देता है। भगवान शिव की यह नगरी जो स्वयं अपने आप में नटराज हैं और शिव की पौराणिक जो कथा है जो उज्जैनी से जुड़ी हुई है वह अपने आप में एक नाट्य प्रयोग के रूप में सिद्धहस्त प्रतीत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि उज्जैनी की नाट्य परंपरा पौराणिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत प्राचीन है। मनुष्य योनि में आकर मनुष्य अपने और जीवन को कृतार्थ करने की दृष्टि से यदि हम देखें तो मनुष्य का सारा जीवन ही इस नाट्य परंपरा के अंतर्गत हमें प्रादुर्भूत होता हुआ दिखाई देता है। और
इस नाट्य परंपरा की अगर रचयिता की ओर जा रहे हम तो भगवान शिव स्वयं इसके प्रणेता हैं, अधिष्ठाता हैं। और अगर हम और अधिक इसकी गहन अध्ययन के अंदर जाते हैं तो हमें नाट्यशास्त्र के दृष्टा शिवावी और कृशाश्व, यह दो नाम हमारे सामने आते हैं जो हमारी संस्कृति के, जो श्रुति और स्मृति के प्रणेता हैं। इन्हीं के माध्यम से नाट्यशास्त्र का प्रणेता के रूप में इन दो नामों का हमें पौराणिक उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात भरत मुनि, यह हमारे इस नाट्यशास्त्र के, जिसे हम पंचम वेद कहते हैं, इस नाट्यशास्त्र को लिखित रूप में हमें भरत मुनि ने प्रदान किया। और उस भरत मुनि का नाट्यशास्त्र यह पंचम वेद के रूप में और हमारे समक्ष हम सबके सामने आता है। 4 वेदों की रचना के बाद यह 5वां वेद जो नाट्यशास्त्र के रूप में हमें प्राप्त हुआ, वो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्यशास्त्र है, जो अपने आप में सिर्फ इस भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक अपना अनूठा स्थान रखता है। और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र यह अंतिम वाक्य जिसे हम कह सकते हैं, सारी की सारी नाट्य विधा से संबंधित जितनी भी जानकारी है उस भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से हमें प्राप्त होती है। भगवान महाकाल की जो पौराणिक कथा है, शिव की जो पौराणिक कथा है, वह स्वयं भी एक अपने आप में एक नाट्य कथा के रूप में ही, मंचन के रूप में हमारे समक्ष पौराणिक काल से आती है। चतुर्वाणी में इस उज्जैनी की नाट्य यात्रा का वर्णन है। उस चतुर्वाणी में यह बताया गया है कि उस समय किस प्रकार से अवंतिका के इस जनपद में गली गली में, चौराहों पर विभिन्न प्रकार के नाट्य का मंचन होता था। भांड, नट, नटी और रूपक के रूप में इसका मंचन होकर और समाज के लोकरंजन के साथ ही समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों को, समाज के अंदर व्याप्त अन्य अन्य समस्याओं को चित्रित कर नाट्य के माध्यम से उनका निदान यहाँ अवंतिका में प्राचीन काल में होता रहा है। यह चतुर्वाणी में इसका वर्णन बहुत ही बारीक रूप में और विस्तृत रूप में हमारे समक्ष आया है। इस तरह उज्जैन का यह पारंपरिक इतिहास, यह निश्चित रूप से अत्यंत प्राचीन ऐसा होकर उज्जैन की नाट्य परंपरा यह उज्जैनी के इतिहास के अनुसार ही उतनी ही ऐतिहासिक है जितनी कि उज्जैन का इतिहास है। अगर हम उज्जैन के इतिहास में और आगे की ओर दृष्टि डालें तो महाकवि कालिदास, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान और लेखक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, वे राजा विक्रमादित्य के समकक्ष ही हुए थे। और संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के साथ ही वे बहुत ही सुंदर नाटककार, नाट्य लेखक, साहित्यकार के रूप में भी कालिदास को एक ऐसे शीर्ष स्थान पर हम पाते हैं जिसे आज तक उस स्तर का और नाट्य लेखन हमें आज तक भी प्राप्त नहीं होता है। और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कालिदास, जिन्हें कि गुप्तकाल का भी कई बार माना जाता है, गुप्तकाल के समय, यह हमारी परंपरा को उज्जैनी से जोड़ता है कि उस समय महाकवि कालिदास ने और अपनी परंपराओं को अपने लेखन के माध्यम से इस समाज के जागरण के रूप में नाट्य का लेखन किया और नाट्य के अंदर मंचन किया और उसे समाज को जागृत करने के लिए उस सारे साहित्य का उपयोग किया। ऐसा महाकवि कालिदास हमारे उज्जैनी से ही और संबद्ध रखने वाले ऐसे एक महान के रूप में उज्जैनी की नाट्य परंपरा से जुड़ता है। कालिदास के पूर्व, ईसा से कई वर्ष पूर्व में यदि हम इतिहास के पन्नों को झांकते हैं तो उसमें और एक अवंती रीति का भरतनाट्य शास्त्र में उल्लेख आता है। यह अवंती रीति निश्चित रूप में इसके बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी तो नहीं प्राप्त होती है, लेकिन भरत के नाट्यशास्त्र में यदि अवंती रीति का उल्लेख है तो इसका हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि यह निश्चित रूप से अवंतिका से जुड़ी हुई, नाट्य परंपरा से जुड़ी हुई अवंतिका के कोई न कोई रीति नीति होगी जिसका भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में उल्लेख किया है। और इस दृष्टि से कालिदास के पूर्व भी और नाट्य परंपराएं अवंतिका के अंदर रही हैं और इसका उल्लेख हम इससे जोड़ सकते हैं। हालांकि लिखित रूप में हमें कहीं कुछ प्राप्त नहीं होता है,
लेकिन जब उस कड़ी को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से कालिदास के पूर्व भी और यह ध्यान में आता है कि यहाँ नाट्य परंपराएं अवंतिका के अंदर रही हैं, उनका मंचन हुआ है। कालिदास अपने लेखन में यह कहते हैं कि भास और सौमिल के बाद क्यों नए नाटककार को मौका देना चाहिए, यह कालिदास ने अपने स्वयं के कथन में लिखा है। इसका मतलब है कि कालिदास के पूर्व भी और ये नाट्य परंपराएं यहाँ थीं, ऐसा कालिदास ने हमें इंगित किया है। और ये इस हिसाब से ये जो उज्जैन की नाट्य परंपराएं हैं, इसे हम निश्चित रूप से गुप्त काल और उसके पूर्व की परंपराओं से भी हम जोड़ सकते हैं। अर्थात यह परंपराएं अत्यंत प्राचीन इस रूप में हमारे समक्ष आती हैं। बाणभट्ट ने जब अवंतिका के नगरी का और यहाँ पर भ्रमण किया तो बाणभट्ट के और जो लेख हैं उन लेखों में भी अवंतिका के इस नाट्य परंपरा का उल्लेख है। अवंतिका नगरी के अंदर उस समय बाणभट्ट ने लिखा है कि यहाँ विभिन्न विषयों पर, समसामयिक विषयों पर नाट्य का मंचन यह होता था और उससे समाज जागरण और लोकरंजन यह काम बाणभट्ट के समय भी इस अवंतिका नगरी में प्रारंभ रहा और प्रारंभ के साथ ही इसका उद्भव भी हुआ, इसका प्रचार प्रसार भी बहुत अधिक हुआ है। कालिदास की जो रचनाएं हैं वे हम सबको पता ही हैं कि रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, अन्य 6 नाटक उन्होंने संस्कृत के अंदर जो लिखे हैं वह आज विश्व प्रसिद्ध नाटक हैं और उन नाटकों का आज भी कोई विकल्प हमारे सामने, जिस प्रकार का नाट्य मंचन का तरीका, जिस प्रकार के डायलॉग, जिस प्रकार का विषय कालिदास ने रखा है, वह आज भी उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई विकल्प अभी भी ध्यान में नहीं आता साहित्य की दृष्टि से और उसके और प्रदर्शन की दृष्टि से। इसलिए हम समझ सकते हैं कि कालिदास का यह जो नाट्य लेखन है यह सर्वश्रेष्ठ ऐसा नाट्य लेखन यह भी उज्जैन नगरी में ही हुआ है और उनका प्रदर्शन भी निश्चित रूप से यहीं प्रारंभ में हुआ होगा, ऐसा हमें मानने में कोई और ऐतराज नहीं है। विक्रमादित्य के शासनकाल के पश्चात यदि हम इतिहास में आगे और बढ़ते हैं तो राजा भोज या भोजराज का शासन यह हमारे समक्ष आता है और भोजराज के शासनकाल में भी इन नाट्य परंपराओं का बहुत विस्तृत उल्लेख है। इसमें भी भोजराज के शासनकाल के दौरान अन्य अन्य नाटकों का मंचन, समाज से जुड़ी हुई गतिविधियों का, समाज से जुड़ी हुई कुरीतियों का विभिन्न लेखकों ने, नाटककारों ने उसका लिखा है और उसको मंचित किया गया है। राजा भोज के कार्यकाल में नाट्य परंपरा बहुत विस्तृत रूप से और समृद्ध थी। यह भी राजा भोज के शासनकाल में हम सबके समक्ष इतिहास के रूप में यह प्रकट होता है कि राजा भोज ने नाट्य परंपरा को जीवित रखते हुए यह सारी परंपराओं को और आगे बढ़ाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सांस्कृतिक गतिविधियाँ यह शांति काल में ही अधिक संभव होती हैं। लोकरंजन की दृष्टि से और इन सारी कलाओं का प्रदर्शन यह शांति काल में और बहुत अधिक समृद्ध रहता है। प्रस्तुतियाँ होती हैं, लोग उससे अनुभूति प्राप्त करते हैं और समाज को एक दिशा निर्धारित होती है। यह हमारी नाट्य परंपराओं की एक उल्लेखित दिशा है। उस दृष्टि से राजा भोज के समय यह परंपराएं लगातार चालू होने के बाद, बीच का राजा भोज के बाद यह एक ऐसा काल आया जिसमें बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने इस देश के ऊपर बार बार आक्रमण किए और ऐसी परिस्थिति में हमें कोई लिखित में तो इसका और इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन उस समय नाट्य परंपराएं निश्चित रूप से कहीं भी और बहुत ज़्यादा फलीभूत होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन इसके साथ ही यदि हम यह भी देखें कि हमारी जो लोक परंपराएं थीं, जो लोक नाट्य थे, जैसे मालवा का माच था, वह अगर हम देखें, इसके बाद उत्तर प्रदेश की नौटंकी थी, उसे हम अगर देखें, इसी प्रकार से महाराष्ट्र का तमाशा था, चाहे वो आसाम का लोकनाट्य हो, ये सारी की सारी परंपराएं इस बीच में आक्रमणकारियों के चलते ये सारी की सारी परंपराएं इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर फलीभूत हुई। चाहे वो कीर्तन परंपरा हो, यह भी एक नाट्य का ही रूप था और ये सारी परंपराएं उस समय अवंतिका में भी, उज्जैनी में भी चालू रहीं। हम माच की अगर परंपरा को देखते हैं तो हमें राजा भर्तरी और उसके पहले तेजाजी महाराज,
इनकी कहानियों को लेकर के नाट्य रूपांतरण और उनका मंचन रात रात भर होता हुआ कलाकारों के द्वारा दिखाई देता है। और वे ही हमारे समाज के मार्गदर्शक के रूप में उस समय हमारे समक्ष आते हैं। लेकिन बीच के कुछ काल में अंग्रेज़ों के समय कुछ इतिहासकार ऐसे हुए जिन्होंने कि इस इतिहास को, इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा और इस देश की संस्कृति को संकुचित कर दिया। वे इस इतिहास के न तो ज्ञाता थे, न यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के कोई ज्ञाता थे, न उन्हें इसके बारे में जानकारी थी। लेकिन उनका अपना एक अलग क्रम था कि कहीं न कहीं जाकर इस देश की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया जाए, इसको विभ्रम पैदा किया जाए इसके अंदर। और इसलिए उन्होंने इन सारी लोक सांस्कृतिक विरासत को, जो लोक रंग थे, लोक नाट्य थे, चाहे वो माच हो, चाहे नौटंकी हो, चाहे तमाशा हो, इस पूरे लोक नाट्य को और केवल 300 वर्ष के इतिहास के रूप में परिभाषित किया है। और इस 300 वर्ष के पहले कोई परंपरा नहीं थी, कोई नाट्य परंपरा नहीं थी, ऐसा भी उन्होंने लिख करके इस देश की इस सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। और उसी के अंतर्गत आज हमें अगर बात होती है तो समाज के अंदर यह ध्यान में आता है, यह कहा जाता है कि ये तो 300 वर्षों से नाट्य परंपराएं और ये सारे लोक नाट्य परंपराएं हमारे मध्य में हैं। स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात 1947 में आज़ादी, या जैसे हम कह सकते हैं केवल सत्ता का हस्तांतरण, यह हुआ। और उस दरमियान बहुत सारे लेखकों ने, साहित्यकारों ने बहुत कुछ हमारी इस लोक संस्कृति पर, इस लोक नाट्य के ऊपर लिखा। लेकिन धीरे धीरे जो वातावरण इस राष्ट्र के अंदर तैयार हुआ, उसमें वो सारी की सारी बातें हमारे सामने नहीं आ पाईं। और उसके बाद यदि हम और आगे चलते हैं तो उज्जैनी के अंदर यह लोक परंपरा तो लागू रही ही, लेकिन इसी के साथ और छठे दशक में यहाँ पर 1960 के दौरान और यहाँ के पद्मभूषण डॉक्टर सूर्यनारायण व्यास, इन्होंने कालिदास समारोह की शुरुआत यहाँ पर एक छोटा सा मोहल्ला था सिंहपुरी, वहाँ पर प्रारंभ की। वे स्वयं नाटकों के लेखक थे, वे स्वयं नाट्य की रचना करते थे, निर्देशन करते थे, नाटकों में अभिनय भी उन्होंने किया हुआ, ऐसा यहाँ की परंपरा के अनुसार ज्ञात होता है। तो वो परंपरा एक छोटे से मोहल्ले में सिंहपुरी में प्रारंभ होकर कालिदास समारोह आज अखिल भारतीय कालिदास समारोह के रूप में हम सबके समक्ष होता है, जिसमें कि मुख्य रूप से नाट्य शास्त्र के ऊपर आधारित, चाहे वो कालिदास के नाटक हों या अन्य भाषाओं के नाटक हों, वो इस कालिदास समारोह में यहाँ पर निरंतर 60 के दशक से निरंतर प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। इसी के साथ यदि हम देखें तो अवंतिका के अंदर 60 और 70 के दशक में महाराजवाड़ा स्कूल में और बहुत सारी ऐसी नाट्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था, जिसमें नए नाट्य रंगकर्मी उनको मौका मिलता था। नए नए विषयों को लेकर महाराजवाड़े के अंदर नाट्य प्रदर्शन, यह भी अवंतिका का और इतिहास का एक नया पन्ना रहा है। उसमें मैं भी स्वयं उसमें शामिल रहा हूँ और उन नाटकों में जीवित जो हमारे नाट्य के जो अभिनय करने वाले रहते थे, एक बार एक हाथी, स्वयं जीवित हाथी को उस नाट्य के मंच पर ला करके और भगवान गणेश के रूप में उनकी आराधना दिखाई गई। इस प्रकार के नाटकों का मंचन और उस समय महाराजवाड़े के अंदर होना, यह भी हमारी समृद्ध नाट्य परंपरा को उज्जैनी की दर्शाता है। स्वतंत्रता के पश्चात और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी के द्वारा पूरे देश में इस नवीन रंगमंच से परिचय कराने की दृष्टि से अन्य जगहों पर और नाट्य शिविर आयोजित किए गए। अवंतिका में भी, उज्जैनी में भी, और पहला राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा शिविर आयोजित किया गया, जिसे और राजेंद्र गुप्त जी ने और उसका नियोजन किया। यहाँ पर एक नई टीम अवंतिका के अंदर उज्जैन में खड़ी हुई नाटक की, और राजेंद्र गुप्त ने उस समय सारे रंगमंच के नए प्रयोगों को लेकर और अंधा युग नाटक यह तैयार किया। उस अंधा युग का मंचन कालिदास समारोह में भी हुआ और उससे उज्जैनी के नाट्य जगत में एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और कई नए रंगकर्मियों का सृजन हुआ। और इस दृष्टि से एक नई विचारधारा के साथ और उज्जैनी का नाट्यकर्म आगे के लिए बढ़ा
और जिससे अनेक नए रंगकर्मी और उज्जैनी को मिले हैं। समय समय पर देश के शीर्षस्थ नाटककार उज्जैनी में आते रहे हैं और उन्होंने यहाँ आकर नाट्य रंग के नए प्रयोग समय समय पर किए और उससे कारण उज्जैनी की ये नाट्य परंपरा है फलीभूत होती रही, फूलती फलती रही। कालिदास अकादमी के गठन के साथ ही यहाँ सर्वप्रथम आद्य रंगाचार्य जी जब यहाँ पधारे तो उन्होंने अकादमी में संस्कृत नाटकों के मंचन का प्रयास किया और इस प्रयास के चलते अचानक तो वहाँ पर संस्कृत के नाटकों का प्रयोग नहीं हो पाया, लेकिन उस प्रयास के चलते आज कालिदास अकादमी के अंदर संस्कृत के बाल नाट्य समारोह, संस्कृत के नाट्य समारोह यह आज ठीक प्रकार से आयोजित होने लगे हैं और उसमें नए नए प्रयोग संस्कृत के नाटकों का हमें देखने को मिलता है। यह भी उज्जैन के इस नाट्य परंपरा का एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा हम मान सकते हैं। लगभग देश के सभी प्रसिद्ध नाट्यकर्मी नाटककार यह उज्जैन में हमेशा अक्सर यहाँ पर आते रहे। उन्होंने यहाँ पर नाट्य के वर्कशॉप आयोजित किए और उन वर्कशॉप के अंदर नाट्य विधा की नए नए प्रयोग, नई विधा, इस रूप में नाट्य विधा को ले जाने का प्रयास किया। उसमें बाबा कारंत हैं, हबीब तनवीर हैं और ऐसे कई अन्य नाट्यकर्मी हैं कि जिन्होंने उज्जैनी अवंतिका की इस नाट्य यात्रा को शीर्ष स्थान के ले जाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। शांता गांधी, विमला मेहता, बंशी कौल, प्रसन्ना, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने समय समय पर अवंतिका की नगरी में आकर अपने नाट्यकर्म को भी परिमार्जित किया और साथ ही इस अवंतिका के नाट्यकर्म को एक शीर्ष स्थान पर पहुंचाया। उज्जैन के नाट्य जगत में कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का नाम यह कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने उज्जैन के नाट्यकर्म को जो नई दिशा दी और यहाँ के लोक नाट्य को उन्होंने परिमार्जित किया, यह हमें कमलेश दत्त त्रिपाठी से प्राप्त एक नई सौगात थी, जिन्होंने यहाँ की जो लोक नाट्य परंपरा माच है उसको नया स्वरूप प्रदान किया और नए स्वरूप प्रदान करके लोकनाट्य माच्य को सारे इस देश के अंदर प्रसिद्धि दिलवाई। यह हमारे लिए कमलेश दत्त त्रिपाठी जी और डॉक्टर श्रीनिवास रथ उनके साथ में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि गंभीर प्रकृति के व्यक्ति होने के साथ साथ बहुत ही उनका जो लेखन था वो बड़ा परिमार्जित था और उनके लेखन के साथ साथ उज्जैनी की इस नाट्य परंपरा को नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य आधुनिक रंगमंच के एक ऐसे शीर्ष व्यक्तित्व उज्जैनी में हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने एक लंबे समय तक और इस रंगकर्म की दिशा को एक नई दिशा प्रदान की और नए नए प्रयोग के साथ उन्होंने उज्जैन के नाट्यकर्म को एक शीर्ष स्थान पर पहुंचाया। उनका नाटक नीली झील इतना प्रसिद्ध हुआ, उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए और नीली झील नाटक के माध्यम से उज्जैन की रंग परंपरा शीर्ष के स्थान पर पहुंची। साथ ही उन्होंने यहाँ पर मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी की स्थापना भी की। उस मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी की स्थापना के एकमात्र उद्देश्य कि उज्जैन की नाट्य परंपरा को और अधिक ऊंचाइयां प्राप्त हों, इसी के साथ यहाँ पर नए नए रंग प्रयोग हुए, रंगभूमि को नए प्रयोग मिले, नए रंगकर्मी हुए और उन रंगकर्मियों में से बहुत सारे लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी पहुँचे हैं। मध्य प्रदेश लोक कला अकादमी के जो छात्र नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए उसमें धीरेन्द्र परमार, लोकेन्द्र त्रिवेदी, हाफिज़ खान, सुशीला धर्मदासानी ऐसे छात्र जो आज भी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होने के बाद इस उज्जैनी की रंगकर्म यात्रा को अपना एक उद्देश्य बनाकर और पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। साथ ही उज्जैन में आकर भी उज्जैन की नाट्य परंपरा को भी वे समृद्ध करने का काम करते रहे हैं। अवंतिका उज्जैनी के इस नाट्य रंग यात्रा में दो नाम जो कभी विस्मृत नहीं किए जा सकते वे हैं श्री कृष्ण सरल और डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। इन दोनों की काव्य रचनाओं को लेकर
भी अन्य नाट्य लिखे गए और उसमें इनकी कविताओं का समावेश कर उनका मंचन कई वर्षों तक लगातार होता रहा। इसमें मालवी के एक कवि भावसार बा जो मालवी की कविताएं लिखते थे, उनकी कविताओं को लेकर भी नाट्य मंचन उज्जैनी के इस इतिहास में, इस अवंतिका की यात्रा में, नाट्य के इतिहास में और हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुए हैं, जिन्होंने कि उज्जैन के रंगकर्म को नई दिशा दी है कि गद्य और पद्य इन दोनों को मिलाकर किस प्रकार से नाट्य की रचना हो सकती है। और उस गद्य पद्य के मिश्रित सम्मिश्रण को देखकर लोकरंजन की एक नई अनुभूति समाज के अंदर जागृत हुई, जिसने उज्जैनी की इस नाट्य परंपरा को नई दिशा प्रदान की। कालिदास के बहुचर्चित संस्कृत नाटकों का विभिन्न भाषाओं में रूपांतरण, यह भी उज्जैन की नाट्य परंपराओं की एक उपलब्धि रही है कि कालिदास के नाटकों का, संस्कृत नाटकों का मालवी भाषा में, हिंदी भाषा में रूपांतरण डॉक्टर भगवती लाल जी राजपुरोहित के द्वारा किया गया और उसमें ओम प्रकाश जी शर्मा द्वारा जब संगीत का मिश्रण किया गया मालवी रूप में, उस मालवी रूप के मिश्रण के कारण वो और अधिक लोकरंजक हुआ। और वे दोनों मिश्रण जब कालिदास समारोह के मंच पर मंचित हुए तो उसका बहुत ही समाज के द्वारा स्वागत भी हुआ और एक नया प्रयोग कालिदास के नाटकों का कालिदास एकेडमी के माध्यम से वो हमारे सबके सामने आया है। यह भी हमारी एक उज्जैनी की जो नाट्य परंपरा की यात्रा है उसका एक मील का पत्थर है। भगवती प्रसाद शर्मा और डॉक्टर नवीन डेविड, ये दो नाम उज्जैनी के इतिहास में, नाट्य परंपरा में इनके अभिनय को लेकर हमेशा याद किए जाते रहे हैं, याद किए जाते रहेंगे कि अभिनय की एक उच्च श्रेणी की परंपरा नाटकों में इन दोनों अभिनेताओं ने प्रस्तुत की। भगवती लाल जी शर्मा स्वयं वकील थे, लेकिन नाटकों में उनकी इतनी रुचि थी कि वो वकालत से ज़्यादा नाटकों में ज़्यादा रुचि लेकर के और अपने अभिनय के माध्यम से समाज के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण करते थे। प्रोफेसर नवीन डेविड भी उसी परंपरा के वाहक इस उज्जैनी की परंपरा में रहे हैं। उन्होंने भी अब इन दोनों व्यक्तियों ने अपने अभिनय के माध्यम से और उज्जैनी की रंगकर्म यात्रा को एक नई दिशा प्रदान की है। इस अवंतिका नगरी में, उज्जैनी में यह रंगकर्म यात्रा विगत, जैसा कि हम सब ने अभी बातचीत की कि सतत सनातन काल से लेकर अभी तक चली आ रही है। आज भी उज्जैन के अंदर 8 से 10 नाट्य संस्थाएं हैं, जो बाल नाट्य हो, चाहे कालिदास के लिखे हुए नाटक हों या अन्य पारंपरिक नाटक हों, उनका मंचन लगातार उज्जैन के अंदर वर्ष में कम से कम 12 महीनों में 10 नाटक ऐसा होता रहता है। कालिदास अकादमी के माध्यम से भी होता है, कालिदास समारोह के माध्यम से ही होता है। और इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि उज्जैन की जो नाट्य परंपरा है वो लगातार सनातन काल से जारी रही, आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी, ऐसा हम सबको पूर्ण विश्वास है। जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है नाटक की, जो नाट्य रंगकर्मियों की नई पीढ़ी तैयार हो रही है, वे उन नाटकों में और नए नए प्रयोग और उसके अंदर रखते हैं और उन प्रयोगों के माध्यम से उज्जैन का यह जो रंगमंच है वो और अधिक निखरता जा रहा है। उज्जैन की यह रंगकर्म यात्रा यहीं पूरी नहीं होती है। इसमें जो अभी वर्तमान में सन 80 के दशक से आगे जो प्रमुख व्यक्तित्व कार्य कर रहे हैं वे श्री गिरिजेश व्यास, सतीश दवे जी और शरद शर्मा, ये 3 ऐसे व्यक्तित्व भी हमारे सामने आते हैं जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से, आपके निर्देशन के माध्यम से और इस नाट्य परंपरा को एक नई दिशा प्रदान की है। और उसी निर्देशन को आगे बढ़ाते हुए आज जो कलाकार, कला साधक हमारे नाट्य जगत में काम कर रहे हैं, उनमें कई और भी ऐसे नाम हैं जिन्होंने कि अपने कीर्तिमान इस उज्जैनी की नाट्य परंपरा में स्थापित किए हैं। हो सकता है कि मुझे उनका विस्मरण हो रहा हो, उनके स्मरण के साथ ही यह नाट्य परंपरा आगे बढ़ रही है और आगे और बढ़ती रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा में इतना पर्याप्त है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीपाद जोशी जी। आपने जो उज्जैनी की सांस्कृतिक परंपरा, रंगमंच की परंपरा है, उस पर केंद्रित बहुत ही अच्छा वक्तव्य प्रदान किया। जो संस्कृत नाटक हैं, हिंदी नाटक हैं, उनके साथ साथ जो लोक नाट्य की परंपरा उज्जैनी में है, आज की जो लगभग 300 वर्षों की परंपरा है,
उसको केंद्रित करते हुए अपना वक्तव्य दिया। मैं कालिदास संस्कृत अकादमी की ओर से आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अब आमंत्रित करता हूं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए वरिष्ठ रंगकर्मी श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। कालिदास अकादमी के आयोजन गमक में आप सभी आभासी दर्शकों और श्रोताओं का अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस आयोजन में अभी अभी आपने वरेण्य वक्ता वरिष्ठ रंगकर्मी श्रीयुत श्रीपाद जोशी जी को सुना। उज्जैनी रंगमंच की परंपरा और उसके इतिहास के विषय में बहुत विस्तार से उन्होंने उज्जैनी की रंग परंपराओं का वर्णन किया। उसके आगे ज़्यादा कुछ बोलने को मुझे बचता नहीं है। फिर भी मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि युग युगीन उज्जैनी का जो विविध वर्णी और विविध आयामी स्वरूप है वो कला, संस्कृति और रंगमंच के माध्यम से ही है। धर्म की दृष्टि से देखें तो बाबा महाकाल यहाँ विराजित हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन कला, संस्कृति, साहित्य और रंगमंच की परंपराओं के विषय में यदि हम बात करें तो उज्जैनी नगरी वेद और पुराणों के समय से अपनी इन तीनों जो फील्ड्स हैं, कला, संस्कृति, रंगमंच, साहित्य, इसमें जो है वो निरंतर जो है वो कीर्तिमान स्थापित करती रही है। कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास तो जो है उनकी ये प्रिय नगरी थी उज्जैनी, अवंतिका, और उनके प्रिय शासक थे विक्रमादित्य। उन्होंने अपने 3 नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, इनमें कहीं अवंतिका उज्जैनी का उल्लेख नहीं किया। लेकिन मालविकाग्निमित्रम में जैसे यदि उदाहरण के तौर पर लें तो उन्होंने जो है मालवा प्रांत का, आसपास के क्षेत्रों का और विदर्भ तक का भी उल्लेख किया है। लेकिन कालिदास के नाटकों की जो पूर्व पीठिका रही, या जो है वो सूत्रधार रहे या जो नट नटी रहे, उन्होंने ज़रूर इस बात का उल्लेख किया अवंतिका नगरी का और यहाँ की परंपराओं का। तो इससे ये सिद्ध होता ही है। एक बात और कहना चाहूँगा कि जब विश्व में कई सभ्यताएं जन्म ले रही थीं, अपनी कबीलाई स्थिति में थीं, तब यहाँ कालिदास नाट्य रचना कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि भारत की संस्कृति का और भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है वो उस टाइम भी कितनी श्रेष्ठतम स्वरूप में रही होगी। खैर, कालिदास ने तो जो है वो अपनी रचनाओं में गाहे बगाहे, जैसे मेघदूत में उल्लेख किया उज्जैनी के यक्ष का, तो इस तरह का उल्लेख किया है कि उज्जैनी में जो है वो उस टाइम की जो रंग परंपराएं या साहित्य या कला संस्कृति की परंपराएं जो हैं वो कितनी जीवंत थीं। लेकिन मैं आज से शुरुआत करूंगा 250 वर्ष पहले की। 1773 से 1842 के बीच में यहाँ एक लोक नाट्य परंपरा शुरू हुई जिसने कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, और वो थी माच परंपरा। और इसके जनक थे गुरु गोपाल जी। और उनके बारे में ये पता चलता है कि वो एक बार उत्तर प्रदेश में कहीं जो है वो ख्याल नाम का जो एक लोक नाट्य हुआ करता था, वो जब देख रहे थे तब उनके मन में ये आया कि इस तरह का लोक नाट्य तो जो है हमारे यहाँ भी बहुत पाया जाता है, मालवा क्षेत्र में भी, तो क्यों ना उसको भी जो है मंचीय स्वरूप प्रदान किया जाए और उसको जो है स्थापित किया जाए और उसकी भी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैले। तब उन्होंने माच की स्थापना की 1773 से 1842 के बीच में। उसके बाद जो है उस माच परंपरा का जो है आगे और जो है परिमार्जन किया गुरु बाल मुकुंद जी ने, वो करीबन 1810 के आसपास की बात है। और इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे घराने माच पर केंद्रित जो हैं वो अस्तित्व में आए, जिसमें उल्लेखनीय घराना उस्ताद कालूराम जी का भी था, जिनकी तीसरी पीढ़ी में पंडित ओम प्रकाश शर्मा हुए, विख्यात संगीतज्ञ। इसके पूर्व की बात करें तो बाल मुकुंद जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने तकरीबन जो है वो 25 जो है वो कम से कम 25 नाटक लिखे और उनका माच शैली में मंचन किया। और
उस टाइम ये लोक नाट्य परंपरा इतनी जीवंत और इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग रात रात भर बैठकर उनको देखा करते थे। अमूमन ये सारे मंचन जो है रात को 10-11 बजे के बाद ही शुरू होते थे और उसके बाद जो है रात रात भर चलते थे। तो उनका एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक था जो माच शैली में खेला गया था, वो था गेंदा परी। अब आप देखिए कि किसी भी रंग इतिहास में इस तरह का दूसरा उदाहरण मिलना असंभव है कि गेंदा परी में वो गुरु बाल मुकुंद अभिनय करते करते ही उनको संभवतः हृदयाघात हुआ और वो उनका निधन हो गया। ठीक है, लेकिन सारे माच कलाकारों ने वहीं माच के मंच से उनकी अंतिम यात्रा निकाली और वो अंतिम यात्रा श्मशान तक गई और उसमें जो है वो सारे माच के कलाकार जिस वेशभूषा में थे उस वेशभूषा में शामिल हुए और इस तरह से उन्होंने माच के जो है वो एक बहुत संवर्धन हेतु प्रतिबद्ध व्यक्ति गुरु बाल मुकुंद को इस तरह से उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कालूराम घराना, उसके बाद सिद्धेश्वर सेन और उसके बाद जो है उज्जैनी के मोहल्ले मोहल्ले में भागसीपुरा, उर्दूपुरा, नयापुरा और जय सिंहपुरा, इन सब में जो है बहुत सारे माच घराने उस टाइम जो है वो सक्रिय थे और अपने अपने स्तर पर जो है वो काम कर रहे थे और तकरीबन 150 से 200 नाटक इन सारे माच घरानों ने मिलके मंचित किए। अब आप सोच सकते हैं कि उस टाइम माच परंपरा जो है वो इतनी शिखर पर पहुंच चुकी थी कि आसपास ही नहीं पूरे भारतवर्ष के रंग इतिहास में माच परंपरा का जिक्र अवश्य होता है। और इसके पीछे ये जो सारे उस्ताद लोग थे, जितने भी गुरु थे, बहुत सारे गुरुओं के नाम तो मुझे भी याद नहीं है, क्षमा चाहूँगा, लेकिन उन लोगों ने जो है एक सुदृढ़ नींव रखी यहाँ पर। क्योंकि क्या हुआ था कि जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि मध्ययुगीन इतिहास में ये सारी परंपराएं, रंग परंपराएं, कला साहित्य संस्कृति का जो क्षेत्र था वो थोड़ा सा अवनति के पतन के गर्त में चला गया था। लेकिन उसके बाद से जो धीरे धीरे इसमें उठाव आना शुरू हुआ तो वो बढ़ता चला गया। वहाँ से सीधे मैं आता हूँ, मुझे एक ऐसा उल्लेख मिलता है, बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी थे भगवती शर्मा जी, उन्होंने एक जगह कहीं उल्लेख किया है कि 1940 में यहाँ पर उज्जैन में एक पारसी थिएटर आया। शीरी फरहाद, लैला मजनू जैसे नाटक उन्होंने किए और पारसी थिएटर का भी उस टाइम जो है पूरे भारतवर्ष में बोलबाला था। अब वो क्या होता था उस टाइम, नाट्य परंपरा, मतलब हालांकि मनोरंजन का और कोई साधन ना होने के कारण अधिकांश लोग जो है वो नाटक देखने जाते ही थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से सर्कस में शाम को सर्कस है और सुबह वो उनकी सर्कस वालों की एक यात्रा निकलती थी, वैसे ही वो पारसी थिएटर जो है वो सुबह सुबह जो है वो 10-11 बजे के करीब शहर में प्रचार प्रसार के उद्देश्य से अपनी यात्रा निकाला करते थे। उस यात्रा में शीरी फरहाद और लैला मजनू बाकायदा अपनी ड्रेस पहनकर और जो है वो म्यूजिशियन जो भी नगाड़े ढोल वोल सब होते थे वो सब लेके निकलते थे। तो क्या दृश्य होता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि जो है वो पारसी थिएटर जो है वो इस तरह से जो है वो पूरे उज्जैन शहर में घूम रहा है और महीनों जो है वो यहाँ उनका पड़ाव रहा और लोग जो है वो रात रात भर पूरी भीड़ के भीड़ जो है वहाँ पे थिएटर देख रही थी। माच और इस तरह से उसके बाद थिएटर के जो थोड़े बहुत स्वरूप और आते गए उज्जैन में, उसने जो है उज्जैन में बहुत सारे लोगों के अंदर रंग कर्म का बीजारोपण कर दिया। हालांकि बीजारोपण बहुत पहले हो चुका था, आदिकाल से हो चुका था, वैदिक काल से हो चुका था, लेकिन लगातार कभी प्रगति, कभी अवनति, कभी उन्नति, कभी पतन, इन सब के गर्त में होता हुआ वो कभी मध्यम तो नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा सा उसकी गति में ठहराव आया। उसके बाद आगे की बात करें तो जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि कालिदास अकादमी और पंडित सूर्यनारायण व्यास और कालिदास समारोह, इन सब का जिक्र चलता है, तो निश्चित रूप से हम स्वातंत्र्योत्तर भारत की बात करें तो उसमें कालिदास समारोह और कालिदास अकादमी का रंग कर्म के प्रचार में अविस्मरणीय योगदान रहा है। पंडित सूर्यनारायण व्यास ने अखिल भारतीय स्वरूप में कालिदास समारोह शुरू किया था 1958 में और संभवतः 1978 में कालिदास अकादमी की स्थापना हुई थी।
1982 में कालिदास समारोह का रजत जयंती वर्ष था और वो आखिरी वर्ष था जब कालिदास समारोह जो है वो क्षीर सागर में हुआ था। उसके बाद 1982 के बाद के सारे कालिदास समारोह के आयोजन यहाँ होने लगे। अब आप गौर करिए कि उज्जैनी में रंग परंपरा कितनी समृद्ध रही होगी कि कालिदास समारोह के आयोजनों में पूरे विश्व भर के विख्यात रंग निर्देशक यहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करने आया करते थे। आज हम मेट्रोस की बात करें कि मुंबई में और पुणे में थिएटर जो है वो बहुत ही एक तरह से जो सिनेमा होता है उससे भी ज़्यादा महंगा शौक है थिएटर देखने जाना, लेकिन यहाँ पर बगैर पैसे खर्च किए इतने बड़े बड़े कलाकारों को देखना, ये कालिदास समारोह, कालिदास अकादमी और पंडित सूर्य नारायण व्यास ने जो उपक्रम प्रारंभ किया था, ये पूरा श्रेय उनको भी जाता है। कौन नहीं आया यहाँ पर? यानी रंगमंच परंपरा के ध्वजवाहक तो जितने भी नाम अभी श्रीपाद जोशी जी ने लिए वो सब यहाँ आए। ब्रजमोहन शाह, प्रसन्ना, बाबा कारंत, हबीब तनवीर साहब, ये सब लोग यहाँ आए। लेकिन इसके साथ साथ ही कला के क्षेत्र में गिरजा देवी और अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और गायन वादन की ऐसी विभूतियाँ जिनको कि हम आजकल जो है वो YouTube पे देखा करते हैं, या उस ज़माने में जब YouTube नहीं हुआ करता था, या इंटरनेट या गूगल नहीं हुआ करता था, तब हम तरसते थे, सिर्फ नाम ही पढ़ते थे कि हाँ आज उनका गायन था, आज उनका वादन था, या आज वो रंगमंच का शो हुआ। मुझे याद आता है मैं उन दिनों भोपाल में हुआ करता था और भोपाल में उत्सव 73 की शुरुआत हुई थी। ये एक जो है वो 10 दिवसीय नाट्य समारोह का एक विधिवत आयोजन 1973 में उस टाइम की तत्कालीन सरकार ने प्रारंभ किया था। उत्सव 73। उत्सव 73 में कौन आया था? अमरीश पुरी आए थे। तो उत्सव 73 का आयोजन जो है वो एक मिसाल बन गया था भोपाल के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी निरंतर नहीं रह पाया। लेकिन कालिदास समारोह की निरंतरता आबाद निर्बाध बनी रही। तो ये उस टाइम की उज्जैन की रंग परंपरा का जो है वो शिखर था, एक कीर्तिमान था कि क्या हो रहा था उज्जैन में, कौन नहीं आ रहा था यहाँ पे। सारे कलाकार जो हैं, जो आज दिग्गज कलाकार कई जो बॉलीवुड में जो थिएटर से गए हैं, उन्होंने नाम कमाए हैं, वो सब आते रहे यहाँ पर। कालिदास अकादमी में उस टाइम के ऐसे विद्वान जो है यहाँ पर निदेशक बनकर आए, पंडित कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, आचार्य श्रीनिवास रथ, प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी, जो कि संस्कृत के प्रति समर्पित थे। संस्कृत नाट्य को जो है आगे बढ़ाने में इन लोगों का और कालिदास अकादमी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझे याद है 1982 में मैं प्रथम बार जो है वो रंगकर्म में मैंने प्रवेश किया था, और यहीं अकादमी के पहला रूम पड़ता है, वहाँ पर रिहर्सल चल रही थी। उस टाइम संस्कृत वाचिक की शिक्षा दिया करते थे आचार्य श्रीनिवास रथ साहब। उन्होंने मुझसे पूछा कि संस्कृत आती है? अब मैं शायद 6ठी 7वीं तक ही संस्कृत पढ़ा था, पढ़ना आती थी, लेकिन समझ में नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है। मैंने कहा कि आती है। उन्होंने कहा कुछ सुना सकते हो? मैंने कहा हाँ, मैं रुद्राष्टक याद है, मैं सुना सकता हूँ। मैंने रुद्राष्टक धारा प्रवाह सर्पिल छंद गति वाला वो है रुद्राष्टक, वो सुनाया। तो उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा, कहने लगा कि जाओ। मेरी रंग यात्रा की शुरुआत में मुझे सिर्फ एक डायलॉग मिला था, और ईश्वर की कृपा से कुछ आवाज़ अच्छी थी, तो मैं रिहर्सल के लिए गया, सामने गया, और छोटा सा रोल था मेरा मातली का, और मेरा जो संवाद था वो ये था, सख्युस्ते सकिल शतक्रतोरवध्यः तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतौ निहंता उच्छेतुम यन्न सप्त सप्तिः तन्नैशं तिमिरम अपाकरोति चंद्रा। श्रीनिवास रथ साहब, कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, जो कि उस टाइम वहाँ पर कण्व ऋषि का अभिनय कर रहे थे, वो ऐसे गदगद हो गए। उन्होंने कहा गिरजेश, अब तुम कालिदास अकादमी से जाओगे नहीं। मैं भी गदगद था कि मैं पहले ही अपने प्रयास में जो है मुझे लोगों की नज़रों में आया। उस टाइम रिहर्सल चलती थी। कमलेश दत्त जी त्रिपाठी संस्कृत के प्रकांड विद्वान और इतने अच्छे अभिनेता कि जब शकुंतला विदा होती हैं तो वो रोते थे, और पूरा हॉल जितने भी उसके वहाँ पर रिहर्सल देख रहे होते थे वो सब रोते थे।
इस तरह के जो है वो स्वर्णिम युग चलते चलते जो है कालिदास अकादमी अपना सफ़र करती रही। कालिदास समारोह के माध्यम से ख्यात नाम कलाकार, ख्यात नाम निर्देशक यहाँ पर आते रहे। लेकिन उसी दशक में 1980 के दशक में जो है एक नाम और चमका उज्जैन से, धीरेन्द्र कुमार का। उसके पहले जो है भगवती शर्मा और जो है शरद जोशी, राजेंद्र गुप्त, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि यहाँ नाटक करते रहे। धीरेन्द्र जो हैं वो अपनी परिकल्पनाओं के लिए खासे विख्यात हो चुके थे और उन्होंने भी जो है वो संस्कृत नाटकों के साथ साथ जो है वो आधुनिक नाटकों का मंचन शुरू किया। और उस टाइम जो है प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी का आगामी आदमी और जो है वो काठ महल इत्यादि का मंचन हुआ। बहुत सारी जो है कविताओं का, आदरणीय शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविताओं का मंचन हुआ। यानी उस टाइम ऐसा लगता था कि उज्जैनी में जो है वो रंग गंगा बह रही है। क्या भीड़ होती थी, क्या लोग देखने आते थे। मैं जो है वो उस बात का जिक्र करते करते ही जो है वो मैं रोमांचित हो उठता हूँ। ये सब चलता रहा। धीरेन्द्र ने जो है वो बहुत सारे काम किए। उस टाइम नवीन डेविड साहब जो हैं वो सतीश देवे भी लेखन के क्षेत्र में आ चुके थे और अभिनय और निर्देशन कर ही रहे थे। उन्होंने बालमंच की स्थापना की। प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी की स्थापना की और ढेरों रंगकर्मी जो है वो पूरे भारतवर्ष को दिए उन्होंने। बहुत सारे लोग NSD में गए, जैसा बताया अभी आपने, और बहुत सारे लोगों ने अपने जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में भी अपना नाम कमाया। तो ये है कि उज्जैनी की जो इतनी समृद्ध रंग परंपरा थी, उसी ने जो है इतने सारे कलाकार दिए, इतने सारे निर्देशक दिए। धीरेन्द्र जी से चलते चलते हम यदि आते हैं तो आज की तारीख में बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। सतीश दवे जी अभी भी बहुत सक्रिय हैं, इस उम्र में भी बहुत सक्रिय हैं, बहुत अच्छा लगता है। शरद शर्मा सक्रिय हैं। शरद शर्मा का जो अभिनव रंगमंडल है उसको भी तकरीबन 35 वर्ष हो चुके हैं काम करते हुए। मैं समझता हूँ कि अभिनव रंगमंडल भारतवर्ष की उन गिनी चुनी संस्थाओं में से 2 या 3 संस्थाएं ऐसी हैं जिनके कि नाटकों के शताधिक मंचन हुए हैं। कोर्ट मार्शल जो है उसके 108 शो हो चुके हैं और अभी भी वो निरंतर सक्रिय हैं। आज की तारीख में बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। धीरे धीरे ये वाद विवाद का विषय हो सकता है कि कालिदास समारोह का स्वरूप क्या हो गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि उज्जैनी की रंग परंपरा के संवर्धन और संरक्षण में जो योगदान कालिदास अकादमी ने दिया है, कालिदास समारोह ने जो उसमें जो है वो योगदान दिया है, वो उल्लेखनीय है, अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। आज की तारीख में भी बहुत सारे यहाँ पर रंगकर्मी काम कर रहे हैं और संस्कृत नाटकों के लिए भी काम कर रहे हैं। कालिदास अकादमी निरंतर संस्कृत नाटकों के समारोह भी आयोजित कर रही है, संस्कृत में बाल नाट्य समारोह भी आयोजित कर रही है। तो मैं समग्र रूप से मैं कह सकता हूं कि उज्जैनी की रंग परंपरा जो कि आदिकाल से चली आ रही है, उसमें कुछ समय ऐसा ज़रूर आया कि जबकि वो थोड़ी सी विलुप्त प्राय जैसी स्थिति में आई, लेकिन हमेशा समृद्ध बनी रही और उसने जो है पूरे भारतवर्ष में जो है नाम कमाया है इस रंग परंपरा ने। तो हालांकि उज्जैनी की रंग परंपरा और रंग इतिहास की बात करें तो घंटों लग सकते हैं और वो भी कम पड़ सकते हैं। मुझे जितना कुछ अभी स्मरण रहा वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। मैं पुनः जो है वो कालिदास अकादमी और उसके आयोजन के लिए जो आयोजन के सूत्रधार हैं कालिदास अकादमी और उसके निदेशक डॉक्टर संतोष पंड्या और मेरे सारे जो पूर्व में यहाँ पर पीठासीन रहे हैं जितने भी निदेशक और जितने भी शोध सहायक हैं, उन्होंने जिस लगन से एक काम किया है इस रंगमंची परंपरा के संरक्षण में और संवर्धन में, वो जो है वो मुझको अभिभूत कर देता है। तो उज्जैनी की रंगमंच, रंग परंपरा पे, रंग इतिहास पे यदि दृष्टि डाली जाए और उसका यदि वर्णन किया जाए तो घंटों कम पड़ेंगे। उसके ऊपर तो अनेकों शोध भी हुए हैं और उनके ऊपर जो है वो हमारे उज्जैन शहर में इतने विद्वान हैं कि वो घंटों बोल सकते हैं। लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। एक बार पुनः नमस्कार। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन स्मृति बाल नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अभी आपने उज्जैनी की रंगमंच परंपरा पर केंद्रित वरिष्ठ रंगकर्मी श्री श्रीपाद जोशी जी का वक्तव्य सुना। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की वरिष्ठ रंगकर्मी श्री गिरिजेश व्यास जी द्वारा। मैं कालिदास संस्कृत अकादमी की ओर से दोनों विद्वानों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही सभी सुधी श्रोताओं के प्रति भी कालिदास संस्कृत अकादमी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।